तो दोस्तों अब तक मैंने टेंसेस के ऊपर 2 वीडियोस बना दी हैं। एक वीडियो थी जिसमें मैंने टेंसेस को ऐसे पढ़ाया था जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ता ते ती, रहा है, रहे हैं, नहीं हैं। और दूसरी वीडियो थी जिसमें मैंने स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से आपको टेंसेस को पढ़ाया था। लेकिन उसमें एक गड़बड़ी थी कि उसमें मैंने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को बताया था और उसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इन दोनों के मिक्सअप सेंटेंसेस जो होते हैं, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों एक साथ, उन सेंटेंसेस को नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आपका जो टेंस का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये जो फोटो आपको दिख रहा है थंबनेल वीडियो का, ये थी हमारी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने अच्छे से समझाया था। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, ज्यादा आपको खलबली नहीं मचानी है और इस वीडियो में सारी चीजें कवर होंगी। तो देखिए टेंसेस तो आप जानते हैं कि टेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको ही हम बोल देते हैं प्रेजेंट में इंडेफिनेट, पास्ट में इंडेफिनेट, फ्यूचर में इंडेफिनेट। इसी तरह से प्रेजेंट में कंटिन्यूअस और पास्ट में कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कंटिन्यूअस और इसी तरह से परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को लगा देते हैं। वैसे 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 को इन 4 प्रकारों में बांटा जाता है। लेकिन यदि आप इन चारों को समझ जाओगे तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक रूल बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ही परेशान रहते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जो काम को करता है। आपने कोई वाक्य बोला जैसे कि राम स्कूल जा रहा है। अब यहां पर स्कूल में जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम यहां पर सब्जेक्ट। जब किसी कार्य को कोई करता है तो वो कहलाता है सब्जेक्ट जो कार्य को करता है। अब जैसे कि मम्मी खाना बनाती है, अब खाना बनाने का काम कौन करता है? मम्मी करती है ना, तो मम्मी यहां पर सब्जेक्ट है। मम्मी बासन धोती है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मम्मी सब्जेक्ट है। मैं पढ़ता हूं, मतलब मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा हूं? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। इसी तरह से जो भी कोई किसी काम को करता है वो कहलाता है आपका सब्जेक्ट। अब आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल। इसी तरह से जो सब ये सब होते हैं, ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब ही हमें बताती हैं कि किस टाइम के बारे में बात की जा रही है। जैसे यदि किसी वाक्य में इज, एम, आर आ जाए तो कैसे पता चलेगा? इज, एम, आर से हमें पता चल जाएगा कि भाई वाक्य प्रेजेंट का है। वाज, वर आ जाए तो इससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य पास्ट का है। और यदि हैज, हैव आ जाए तो इससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य किसका है? आपका प्रेजेंट का है। और यदि हैड आ जाए तो मतलब पास्ट का है। तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है। अब आता है नेक्स्ट वर्ब। वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, यानी कि जिस कार्य को सब्जेक्ट करता है वो कहलाता है वर्ब। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाना यहां पर एक वर्ब की तरह यूज होगा। अब जैसे कि मम्मी खाना बनाती है, क्या बनाती है? खाना। अब जो वहां पर बनाना है उसको आपको वर्ब में लेकर जाना है। अब जैसे कि कोई कुछ कार्य करता है तो वो जो कार्य करता है ना वो ही कहलाता है आपका वर्ब। और इस वर्ब की ही फॉर्म चलती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है सब्जेक्ट के द्वारा जिस पर काम किया जाता है। जिस पर काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ही वॉज रीडिंग ए बुक, मतलब वह एक किताब पढ़ रहा था। इसका मतलब ये है। अब पढ़ कौन रहा था? वह, तो मतलब ही क्या है इसमें? सब्जेक्ट। वाज, वाज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। रीड क्या है? रीड है आपकी वर्ब और वर्ब में लगी आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में है। उसके बाद ए बुक, ये जो बुक है काम किस पर हो रहा है? पढ़ने का। बुक पर हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट पढ़ने का कार्य बुक पर कर रहा है। तो बुक आपका एक तरह से यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आपको इसके बेसिक रूल को समझना है। अब चलिए टेंस में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हैं इसके स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले देखिए ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है सिंपल टेंस। ये रहा सिंपल टेंस में यदि कोई भी सेंटेंस आपका सिंपल है वहां पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। ये जो रूल्स मैंने लिखे हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा यदि कोई सिंपल वाक्य होगा, फिर लगेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगी वर्ब और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि फिर आप बोलते हो कि सर आपने हमें नेगेटिव वाले नहीं करवाए, इंटरोगेटिव वाले नहीं करवाए,
तो देख लीजिए ये रही स्क्रीन पर। उसके बाद आता है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब कहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी मैं आपको आगे आगे बढ़ते बताऊंगा। फिलहाल आपको मैंने इनके बारे में तो बता ही दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद इंटरोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब चलिए देखते हैं कि कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। देखिए सब्जेक्ट तो वही होगा जो काम को करेगा, दिक्कत आएगी हेल्पिंग वर्ब को पहचानने में कि भाई कहां पर हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो देखिए नीचे जो लिखा हुआ है मैंने, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है आपकी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट, प्रेजेंट में आगे लिखा हुआ है डू, डज, इज, एम, आर और हैज, हैव। लेकिन इससे ऊपर एक चीज लिखी हुई है इंडेफिनेट। तो मतलब क्या है, ये जो प्रेजेंट में डू डज है वो इंडेफिनेट में यूज होगा, पास्ट में जो डिड है ये यूज होगा इंडेफिनेट में, फ्यूचर में जो विल है ये यूज होगा इंडेफिनेट टेंस में। इस तरह समझना है। उसी तरह से देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए पास्ट में कंटिन्यूअस में क्या यूज होगा, वाज वर्ब, और परफेक्ट में यूज होगा हैड। इस तरह से आपको समझना है। अब फ्यूचर में इंडेफिनेट में विल, कंटिन्यूअस में विल बी और परफेक्ट में विल हैव। अब चलिए इनको समझते हैं कि आखिर ये इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस होते क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर और लिख लेना है, जो कि इसका किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहीं से बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए टेंस 4 प्रकार के हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पर देखिए जो इंडेफिनेट टेंस है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जिसकी शुरुआत और अंत न पता हो, यानी कि हम कोई भी ऐसा कार्य हो जिसके बारे में हमें ये ना पता हो कि वो कब चालू हुआ और कब खत्म होगा। अब जैसे कि आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, इंडेफिनेट टेंस का मतलब हमारे टीचर बताते हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, स्थायी सत्य होते हैं, यानी कि जो कभी नहीं बदलते। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, या फिर बच्चा चलता है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं जो यूनिवर्सल है। जैसे समुद्र में पानी रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल चीजें हैं, यानी कि ये कभी नहीं बदलेंगी। इनके बारे में हमें ना तो ये पता है कि कब से है और ना ये पता है कि कब तक रहेगा। और दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए राहुल पढ़ता है, अब राहुल कब से पढ़ता है और कब तक पढ़ता रहेगा ये भी हमें नहीं पता, मतलब ये इंडेफिनेट के अंदर आएगा। मैं खाना खाता हूं, अब मैं कब से खाना खाता हूं और कब तक खाता रहूंगा इसके बारे में भी किसी को नहीं पता, तो मतलब ये भी इंडेफिनेट में आएगा। इसीलिए तो आप ता, ते, ती इनको पकड़ते हो। यदि आपको ता, ते, ती वाली वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, हमारी प्लेलिस्ट में जाना टेंस वाली में, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल देखिए, वह बोलता है, मतलब वह कब से बोलता है, कब तक बोलता रहेगा ये नहीं पता, तो कैसे बोलोगे, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। तो समझ में आया। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। कंटिन्यूअस का मतलब है जो लगातार चल रहा हो। अब कोई भी कार्य हो सकता है, यदि वो प्रेजेंट में लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट में लगातार चल रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और यदि आने वाले समय में लगातार चल रहा होगा तो मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। अब यदि कोई कार्य प्रेजेंट में रेगुलर है, कंटिन्यूटी में है, तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ही लगातार होता है, कोई चीज लगातार होना। पास्ट में कोई चीज लगातार थी तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब जैसे कि वह खेल रहा है, अब वह खेल रहा है मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है कि वह प्रेजेंट में खेल रहा है, तो कैसे बोलोगे, ही इज प्लेइंग, वह प्रेजेंट में खेल रहा है। यदि बात होती पास्ट की, वह खेल रहा था, तो बोलोगे ही वाज प्लेइंग, क्योंकि वाज लगेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वाज वर्ब हम पास्ट में यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, स्ट्रक्चर हमने इससे पहले पढ़ लिए हैं। अब है आपका तीसरा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो पूरी तरह से शुरू या खत्म हो, जो कार्य या तो पूरी तरह से शुरू हो गया है या फिर पूरी तरह से खत्म हो गया है प्रेजेंट तक। यदि प्रेजेंट तक की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट तक की बात है तो पास्ट की अलग परफेक्ट है, और फ्यूचर की फ्यूचर में परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से समझना है। जैसे कि वह खा चुका है, मतलब उसने खाने का काम खत्म कर दिया है, अब वो आगे नहीं खाएगा। अब जब दोबारा भूख लगेगी जब ही खाएगा, उससे पहले नहीं खाएगा, तो बोलोगे ही हैज ईटन, इस तरह से बोलोगे। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है कि कोई चीज परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि उसमें परफेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी।
परफेक्ट की और कंटिन्यूअस की, इन दोनों के मेल मिलाप से बना है। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि पास्ट में कोई कार्य शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यूटी में है। जैसे कि वह सुबह से खेल रहा है, मान लीजिए अब शाम हो रही है, अब ये शाम हो रही है जब आप वीडियो देख रहे हो, तो अब उसने क्या किया, वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि उसने खेलना स्टार्ट किया सुबह से और अब भी वो क्रिया कंटिन्यूटी में है। तो यहां पर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करोगे। और यदि प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट की हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट की हो रही होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कैसे बोलोगे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से आप इसे समझोगे। तो समझ में आया कि टेंस क्या होते हैं। अब चलिए कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी देखते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव को। अब देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर वर्ब है और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए मान लीजिए जैसे कि ये सेंटेंस है, वह स्कूल नहीं जा रहा था, मतलब हम पास्ट की बात करेंगे कि पास्ट में वो स्कूल नहीं जा रहा था। अब यदि हम इसको सिंपल बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा सिंपल में बिल्कुल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल नहीं जा रहा था। ये बना दिया मैंने इसको नेगेटिव में, ये बिल्कुल सिंपल नेगेटिव में। और यदि मैं आपको इंटरोगेटिव में इसको ट्रांसलेट करूंगा तो कैसे बनेगा, वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा था, इसका ये मतलब है। अब देखिए ये बन गया इंटरोगेटिव और नेगेटिव। वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, ये इसका सेंस निकल गया। तो आपको कुछ समझ में आया। अब हमने देखिए इसको क्या कन्वर्ट किया, आपको मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर से बताता हूं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने सारे जो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर है वो लिखे हुए हैं। जो सिंपल है, देखिए सिंपल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आपको गौर से देखना है, जब हमने इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट किया तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। अब कोई भी सेंटेंस हो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल। और यदि इसको अब इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो हमने क्या किया, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सिर्फ उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख दिया। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब जब इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसमें ट्रांसलेट किया तो हमने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है ही पहले, अब सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट और लगा दिया तो ये इंटरोगेटिव भी बन गया और नेगेटिव भी बन गया। इस तरह से आपको इनको समझना है। अब चलिए मैं आपको वीडियो में आगे लेकर चलता हूं। तो देखिए ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, ये सब के साथ आपको यूज करना है इज, वाज, हैज और डज, और बाकी सब के साथ किसी को भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखनी है, आई के साथ एम यूज होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो समझ में आया अब आपको। तो अब जब बच जाता है आपका डिड, हैड और विल, इन सब के साथ आप किसी भी पर्सन का यूज कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। आप फर्स्ट पर्सन लगाइए, सेकंड पर्सन लगाइए, थर्ड पर्सन लगाइए, कुछ भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको समझना है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, हमने वीडियो देख ली है। तो आपने देख ही लिया क्योंकि आप वीडियो के लास्ट में पहुंच गए हैं, तो हमने वीडियो देख ली है, इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।